ग्रेविटेशन। अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। अच्छा, जो बच्चे आरएएमसी के लिए हैं या फिर सैनिक स्कूल के लिए हैं तो ध्यान रखो, आपको अच्छे से पता है कि आपका जो साइंस का लेवल है वो कहीं ना कहीं 10th को टच करके आता है। तो आप सभी के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आ जाते हैं। 9th का जो सैनिक स्कूल है उसको वो बच्चे भी देख सकते हैं, है ना 9th। तो ये चीज़ है। अगर मैं ग्रेविटेशन को डिफाइन करूं, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशन होता है। सपोज करो ये मास m1 है बच्चे और ये मास m2 है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। ध्यान रखना बच्चे, जो बेटा ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है इट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये कैसा फोर्स होता है बेटा? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। मैंने क्लास में कराया था, मैंने नोट्स में भी लिखाया था सर एक ऐसा फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट में कोई भी कॉन्टेक्ट ना हो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। दिस इज द एग्जाम्पल कि अगर मैं कहना चाहूं क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स तो बोलोगे सर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस ऑब्जेक्ट इज, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ माना है, एक ऑब्जेक्ट बेटा ये है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बेटा इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके डेरिवेशन पे हम ध्यान देंगे। गुड मॉर्निंग मन्नत, वेरी गुड बेटा मन्नत, आ जाओ जल्दी से। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन क्या आएगा बच्चे? क्वेश्चन आएगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे आंसर में बेटा? और ध्यान रखना ये क्वेश्चन रखा मिलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही तो ये वाला पार्ट है। आप क्या करोगे? आप सुंदर से दो सर्किल बनाओगे ऐसे बच्चे, एक को मास m1 दे दोगे, एक को मास m2। ये जो डिस्टेंस है बच्चे इसको आप क्या दे दोगे? d। ठीक है, ये बेटा फोर्स इधर लगाएगा और ये जो फोर्स किधर लगाएगा? ये फोर्स इधर लगाएगा। अब आपको पता है जो फोर्स होगा बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, अगर मैं बात करूं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दिस इज द डेरिवेशनल एक्सप्रेशन। सो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और d स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो से d स्क्वायर। हेयर g इज कॉल्ड, यहाँ पे बेटा g क्या है? हेयर g इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ, और वी कैन से हेयर g इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सभी बच्चे नोट कर लो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है आपके पास व्हाट इज ग्रेविटेशन, तो सबसे पहले आप ये लिखोगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बेटा अगर मैं इसका डेरिवेशन करता हूं तो आप दो सर्किल बनाओगे, उनको मास m1 m2 दे दोगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको आप d से डिफाइन करोगे। F जो होता है, जो फोर्स होगा इनके बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। बेटा अब जब जो रिजल्टेंट आएगा, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेटा जो आएगा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बेटा यहाँ पे G क्या है? G जो है बेटा इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है बेटा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी बेटा जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूँ एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ G, तो बोलोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। अगर वो पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन आप बोलोगे 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है,
ये हमारा हो गया। मुझे बताओ यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है? ग्रेविटेशन से कोई भी डाउट है? अब ध्यान रखना बेटा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये फोर्स होता है, ये बहुत माइन्यूट फोर्स होता है, और हम कह सकते हैं पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ है, जो सन के चारों तरफ घूम रही है, सन अर्थ की चारों तरफ घूम रही है, रिवॉल्यूशन जो हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम आप लाइफ में कुछ भी ऐसा देखो जो दो फोर्स है, जो दो एनर्जी है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, अब हम आते हैं कुछ चीजों पे। इसके बाद हमने देखो, हमने वही लिखा है, लिख लो। अगर किसी बच्चे के पास नोट्स नहीं है तो ये नोट्स लिख लो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट और मास। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कह देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोल देंगे बच्चे? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां तक कोई डाउट है? आते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चे। ये हो गया हमारे पास। मैं फिर कह रहा हूं, डेरिवेशन अच्छे से करके जाना, डेरिवेशन जरूर आएगा। अभी लिखवा लो, केबी का जो पेपर एसएसटी का रहा है थोड़ा लेवल अप रहा है एज कंपेयर टू लास्ट वन, तो परेशान मत हो, साइंस का पेपर इजी आएगा। तो जो बच्चे केबी में हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं देहरादून में, या कहीं और भी पढ़ रहे हैं, तो सभी बच्चे परेशान बिल्कुल मत हो। साइंस का पेपर उतना टिपिकल नहीं आएगा, साइंस लिमिटेड है, कंटेंट आपके पास अच्छे से अवेलेबल है, तो आप इसी चीज को बार बार अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हो गया हमारे पास। देखो सेम चीज थी, m1 था और ध्यान रखना इसको जब डिफाइन करोगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। इसको ये किसने दिया था बेटा? ये न्यूटन बाबा थे, इन्होंने इसको एक्सप्रेस किया था। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे। द वैल्यू ऑफ जी इज, वही अभी मैंने आपको लिखाई थी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। बेटा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मैं फिर कह रहा हूं, ये चीजें आप याद करके जाना। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ। बोलो क्लियर है? अब आते हैं जरा दूसरा। ठीक है, जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या आता है बच्चे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी को मैं बोल देता हूं ग्रेविटी। क्या बोलता हूं बच्चे? ग्रेविटी। कि भैया ग्रेविटी क्या होती है? आप सिंपल सी बात है कि भैया कोई भी चीज, कोई भी कंटेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी, जब एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींच रहा है ना, उसी को बोलते हैं ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी होती है बेटा, वो कहाँ होती है? अर्थ सरफेस पे होती है। मतलब अगर मैं डिफाइन करना चाहूं बहुत सिंपल सा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीज व्हेन इट फॉल फ्रीली। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर ये अर्थ की सरफेस है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसकी जो इसका एक्सीलरेशन होगा, जो इसकी बेटा स्पीड होगी, वो ग्रेजुअली क्या होगी? इंक्रीज होगी, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैं अगर और आसान भाषा में कहना चाहूं तो आप कह सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ की सरफेस की तरफ मूव करना, अर्थ की सरफेस की तरफ मूव करना क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है बेटा। इसे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी, एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता है सर, अगर ये एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब आप बच्चे बोलते सर जी में और ए में अंतर क्या है? बेटा कुछ भी अंतर नहीं है। आप सिंपल एक्सीलरेशन को ये कह देते हो सर, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस v माइनस यू अपॉन टी। b क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होती है। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है। t क्या होता है? टाइम होता है। अब इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, समझो जरा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, कहां से बेटा? रेस्ट से, तो हमारी जो u हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग, अगर सपोज करो, ये कंडीशन तो एक होगी, और दूसरी कंडीशन बेटा ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से ऑलमोस्ट, मतलब कि सपोज करो आप दौड़ रहे हो, आप जब दौड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है एक टाइम ऐसा आएगा कि आप थक जाओगे। तो जब आप थक जाओगे ना, तो आपकी जो v होगी ना, v वो क्या हो जाएगी? 0। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट दो याद रखो कि अगर आप भाग रहे हो, अगर आप दौड़ रहे हो, तब आपकी u कुछ होगी, लेकिन v क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये दो क्लॉज बच्चों को आने चाहिए। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सुनो जरा।
तो हमने अभी जी पढ़ा, जी क्लियर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए क्या हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी एक्सीलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। हियर v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, t इज कॉल्ड टाइम। बेटा ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं है? और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो बोलोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब जरा क्वेश्चन ये आता है डेरिवेशन। अब देखो दो ही डेरिवेशन है यहाँ पे, एक काइनेटिक एनर्जी का है, एक ये है, और एक सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स का है। तो अगर मैं इसके डेरिवेशन की बात करूं तो आप क्या बोलोगे? सपोज करोगे कि एक अर्थ जो है हमारा, अर्थ का मास आपने क्या ले लिया? एम ले लिया। क्या लिया बेटा? एम लिया। और जो ऑब्जेक्ट आप मूव करा रहे हो उसका आपने एम, स्मॉल एम ले लिया, है ना। अब आपको पता है सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के पास खींचती है, मतलब अर्थ की तरफ ले जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो पेन ऊपर तो नहीं जाएगा, पेन कहां जाएगा? पेन नीचे जाएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कहां ज्यादा है? अर्थ की सरफेस पे। ठीक है ना। अब इस चीज का डेरिवेशन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि सर हमें पता है F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बेटा मैंने कैपिटल एम जो लिया है वो मैंने लिया है अर्थ ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम लिया है मैंने मास ऑफ द बॉडी। अब आपको पता है सर एफ क्या होता है? सर एफ फोर्स होता है। अब देखो मैं ये मानता हूं, मैंने सभी बच्चों को नोट्स लिखा रखे हैं तो मैं हर चीज नोट डाउन नहीं कराऊंगा, मैं बस आपको रिवाइज कराने आया हूं, ठीक है ना। मेरा पर्टिकुलरली मोटिव ये है कि आप, गुड मॉर्निंग बेटा शिवांगी जायसवाल, प्रकाश कुमार, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बस क्लास में ज्वाइन कर लो और जो समझा रहा हूं सुनते रहो। तो आपने कहा सर F इज इक्वल टू जी एम वन अपॉन, सर M मास ऑफ अर्थ हो गया, M क्या हो गया बच्चे? कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ हो गया, स्मॉल m क्या हो गया? सपोज करो मास ऑफ U हो गया, जो बच्चे हैं उन्हीं का मास हो गया, R क्या होगी? उनके बीच की डिस्टेंस हो गई। तो सर अगर मैं फोर्स को पूछूं ये फोर्स क्या बला है? सर फोर्स कुछ नहीं है, द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का बेटा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mg। कुछ लोग इसके ma बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ लोग इसे ma बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं? mg बोलते हैं, बिकॉज ए जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह देते हैं अंडर सम सर्कमस्टांसेस। तो अब आपको पता है कि सर मैं F इज इक्वल टू mg पुट कर सकता हूं। और इसी को जब आप 11th में आओगे तो पढ़ोगे एक नॉर्मल रिएक्शन। क्या पढ़ोगे? नॉर्मल रिएक्शन, तब आपको 11th में बताया जाएगा, ठीक है। तो आपने पता था सर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने ये कहा जो ये फोर्स है ना, ये फोर्स बेटा एक छोटे से ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जा रहा है। किस पे लगाया जा रहा है? सर अर्थ पे लगाया जा रहा है। तो आपने कहा कि सर m को m से डिवाइड कर दो, हमारे पास g इज इक्वल टू क्या आ गया? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्वेश्चन कहां से आता है? सर माय नेम इज अंकित। बेटा क्वेश्चन अभी नहीं दे सकता क्योंकि मैं थ्योरी को एक्सप्लेन करने आया हूं ना, थोड़ा वेट करो, मैं थ्योरी को एक्सप्लेन करने आया हूं इसलिए। तो जी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है सर इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया था एसआई यूनिट बेटा होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बेटा इसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बेटा इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो हो गया डेरिवेशन। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है। स्मॉल जी वैल्यू जो होती है बच्चे, इट वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बेटा वेरी करती है वन प्लेस टू, एक जगह से दूसरी जगह अदर। अब जरा एक चीज समझो, फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला हमारे पास था स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आपने जरा भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता है सर कैपिटल जी जो है ना वो फिक्स है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर माय नेम इज अंकित, ओके ठीक है। आपको पता है सर मास पूरी फिजिक्स में क्या रहता है? सेम रहता है। सर आप अगर यहाँ 20 किलो के हो ना तो आप कहीं भी जाओ, यूएसए जाओ, अंटार्कटिका जाओ, हर जगह मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। सर तो जी की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी? सर जी की वैल्यू डिपेंड करेगी रेडियस पे, अर्थ की रेडियस से आप कितना दूर हो। बोलो क्लियर है नहीं है? अब दो नोट्स में नोट लिखा रहा हूं, इनको रट लो अच्छे से। पहला नोट ये बेटा, द वैल्यू ऑफ जी
द वैल्यू ऑफ जी, मैक्सिमम, मैक्सिमम बेटा कहां होगी, कौन बताएगा मुझे, मैक्सिमम एट पोल बेटा, पोल, मैक्सिमम एट पोल, एंड दूसरा पॉइंट क्या, मिनिमम एट, मिनिमम एट इक्वेटर। ये पॉइंट जरूर याद करके जाना, मैं फिर कह रहा हूं। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है रेडियस। जब आप पोल्स पे जाते हो तो रेडियस क्या होती है, कम होती है। तो बेटा अब आपको पता है स्मॉल जी इक्वल टू क्या था हमारे पास, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर रेडियस ज्यादा तो जी क्या हो जाएगी, अगर रेडियस ज्यादा जी कम, तो पोल पे जो होती है रेडियस क्या होती है, कम होती है, तो जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो मिनिमम एट इक्वेटर। और बेटा जीरो कहां होती है, जीरो होती है कहां पे बच्चे, पोल, सॉरी सेंटर पे, सेंटर ऑफ अर्थ। बोलो क्लियर है या नहीं है। ये 3 पॉइंट से तो क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स क्वेश्चन है, इससे आएगा ही आएगा। अब जरा समझो एक चीज और, सर आप या तो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओ, क्या बोला मैंने, आप सपोज करो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्या है बच्चे, सरफेस ऑफ अर्थ है। जनरली जो हमारी 9.8 जो हमारी ग्रेविटी है वो यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे है जहां पे आप रह रहे हो। लेकिन इधर आप ऊपर जाओ, कहां जाओ बेटा, ऊपर जाओ, इधर आप नीचे जाओ, हमारी जो जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, ध्यान रखना, चाहे आप डेप्थ में जाते हो, किस में जाते हो, डेप्थ, वर्ड लिखा होगा फिर क्वेश्चन पेपर में डेप्थ, तो डेप्थ मतलब गहराई होती है। क्या होती है बच्चे, गहराई होती है। आप कितना भी डेप्थ में जाओ आपकी जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप कितना भी एल्टीट्यूड पे जाओ जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बोलो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी बच्चे को। ठीक है, तो हमारा जी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ध्यान रखना इसी को हम फ्री फॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। अब इसमें न्यूमेरिकल देखो क्या क्या आ सकते हैं। पहले तो मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बता दूं। सर फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पे बेटा क्या क्या है, v हमें पता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन, t मतलब टाइम। सर ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है सर, s जो होती है वो डिस्टेंस होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा थर्ड हमारे पास आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब ध्यान रखना जब भी हम इनको बेटा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बेटा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो जो हमारा a होगा वो हम क्या मान लेंगे, g। क्या मान लेंगे बच्चे, a को हम g के इक्वल कंसीडर कर देंगे। लेकिन बात यहां से नहीं बनेगी अभी। अब पहले तो आपको ये इक्वेशन का पता होना जरूरी है। और मैंने क्या बोला, जब भी हम क्वेश्चन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में करेंगे तो हम ए को जी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे ना वो देखो, अब ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। जिन बच्चों के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं वो इन पॉइंट्स को अच्छे से मेंशन कर लें और इन्हीं पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करें। मैं फिर कह रहा हूं एनुअल एग्जाम में ग्रेविटेशन अच्छा चैप्टर है, इसका अच्छा खासा लेवल है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा मुझे बताओ जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी को जो मैंने कराया वो क्लियर है या नहीं है, एक बार यस सर का मैसेज भेजो। जितना मैंने अभी कराया है सभी बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं है, ये बताओ जरा। अभी तक जितना मैंने कराया है आप सभी को क्लियर है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेटा पानी ले लो, क्योंकि ये क्लास बस आप सभी के लिए ही रखी है। संडे का दिन था, हम एंजॉय कर सकते थे लेकिन हम नहीं गए जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ना। लाइक शेयर करें, सभी बच्चे जो यूट्यूब पे अभी हमसे ऐड हैं, और मैसेज करते रहें जिससे मुझे ये लगे कि हाँ बच्चे यहाँ पे प्रेजेंस हैं। सर माय नेम इज अंकित, गुड मॉर्निंग। फ्री फॉल इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसी को भी बताया था, फ्री फॉल अगर आपके पास आता है तो फ्री फॉल को लिखोगे इट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। किसी भी बॉडी का मूवमेंट, भैया अगर छत पे आपके पास टेरेस पे खड़े हो, टेरेस से नीचे गिरोगे, ऊपर थोड़ा ना करोगे, ऊपर ऐसा होगा कि सर ऊपर उड़ जाओगे नहीं ना। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ है, अर्थ की सरफेस पे, और ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। ओके नेक्स्ट आते हैं जरा।
व्हाट डू मीन बाय फ्री फॉल? क्वेश्चन रट के चले जाओ, आंसर सीधा यही मिल जाएगा, सीधा क्वेश्चन रट के चले जाओ, लिख लो इसको, मिलेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, मतलब ये कहना चाह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका गया, कहां से फेंका गया? ऊपर। और ध्यान रखना जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका जा रहा था तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? 0 थी। v जो होगी वो कुछ होगी, ध्यान रखना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल तभी होंगे जब ये पॉइंट आते होंगे। मैंने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से नीचे फेंका, क्या किया? किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से नीचे फेंका तो आपने नोटिस किया कि सर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंक रहे हो ना, आपको वेलोसिटी देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको सिंपली ड्रॉप कर सकते हो। आप इसको सिंपली ड्रॉप करोगे, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, v कुछ होगा। लेकिन कभी भी आपको किसी भी चीज को ऊपर फेंकना है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू बेटा कुछ होगा और जो v होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइट के बाद v क्या, बॉल हमारी रुक जाएगी। अगर मैं इसको फेंकूंगा तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट के बाद ही रुक जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है ना। तो ग्रेविटी एक फोर्स, तो देखो यहां भी दो फोर्स लग गए ना, तो ध्यान रखना ग्रेविटी जो है वो भी ग्रेविटेशन के अंडर ही आती है। बोलो क्लियर है इतना? तो ये क्वेश्चन अभी सभी लोग कर लेना अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉइंट लिखे हैं, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी वेरीज डिपेंडिंग ऑन द हाइट, डेप्थ एंड लोकेशन ऑन अर्थ। किस पे डिपेंड करती है बेटा? हाइट पे करती है, मैंने बताया अभी आपको। आप चाहे ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ डिक्रीज होगी, ठीक है। वेरिएशन विद हाइट, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज यू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। आप चाहे ऊपर की तरफ जाओ या फिर नीचे की तरफ जाओ, जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी बेटा, ठीक है। इस सभी पॉइंट थ्रस्ट। अब जरा मैं कुछ एक न्यूमेरिकल करा देता हूं जिससे कि बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट को ना ऊपर फेंका गया, कहां फेंका गया? मैंने बोला अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। एक बॉल को ऊपर फेंका गया। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो जो u होगा क्या वो खुद से ऊपर चला जाएगा? पॉसिबल है नहीं ना, आपको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बोला कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छा अगर मैं कहूं कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ऊपर फेंका तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ वेलोसिटी आपने दी होगी। देन ध्यान रखना जब व्हेन एवर, केस लिखो फर्स्ट, ये फर्स्ट केस है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रो vertically in upward डायरेक्शन। जब भी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे वर्टिकली डायरेक्शन में, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज रिक्वायर। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड फेंकोगे देन आपको एक इनिशियल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, मींस u की आपको रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स वेलोसिटी बिकम 0, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। क्योंकि आपको पता है सर जो हमारे पास ग्रेविटी है ना वो उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाती रहेगी और उसको रोकती रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए एक पॉइंट पे आके जो v हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। और ध्यान रखना व्हेन एवर यू आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हो देन द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस जी। देन आपको जो जी होगा वो क्या होगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? क्योंकि आप विद द ग्रेविटी मूव नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जब भी चीजें अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है इट मींस द वैल्यू ऑफ जी इज माइनस, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, इफ यू आर मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सपोज करो आप ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है। आपने कोई बॉल एक हाइट से छोड़ दी,
हाइट से ड्रॉप कर दी तो हमारे पास जो जी होगा, क्या बच्चे, जो हमारे पास जी होगा, नाउ यू आर मूविंग विद द ग्रेविटी, इट मींस द वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सर माय नेम इज अंकित, बेटा थोड़ा वेट करो, ये 9th का सिलेबस रिवाइज करा रहा हूं मैं, एमसीक्यू लेके नहीं आया हूं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप देखिए, है ना, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस लेके नहीं आया हूं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं चीज़ों को समझाने आया हूं। बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप मेरे को एक बार पूरी थ्योरी को रिवाइज करा दीजिए, तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतने क्वेश्चंस आप, मैं आज सिर्फ थ्योरी समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, कल की क्लास में एमसीक्यू आ जाएंगे। मन्नत समझ में आ रहा है बच्चे? कल की क्लास में हम एमसीक्यू ही लेके आएंगे, डोंट वरी, बट आज थोड़ा वेट कर लो, आज पढ़ लो यार। देखो हम इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जी नेगेटिव कब होगा, जी पॉजिटिव कब होगा, कब यू जीरो होगा, कब वी जीरो होगा, और क्या चाहिए। तो हमने बेटा 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए, हम बस ऐसे याद करेंगे। सर इसका मतलब है आप अपवर्ड जा रहे हो, आप अगर ऊपर जा रहे हो इट मींस कि यू आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। सर देन यू कुछ होगी, क्योंकि ऊपर भेजने के लिए हमें यू की वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वी क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी, और जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है ना, वो बच्चा न्यूमेरिकल तो बस चुटकियों में कर सकता है। अब आपको यही पता नहीं तो कैसे पॉसिबल है। अब अगर आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो, कैसे आ रहे हो बेटा, आप जैसे कि हम जब 11th में पढ़ाते हैं पीरियडिक टेबल, तो हम इसको ट्रिक से ही बताते हैं कि हमारे लिए वो चीजें थोड़ा आसान रहती है ना। तो जब भी आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो बच्चे, तो जाहिर सी बात है आप विद द ग्रेविटी जा रहे हो। कैसे जा रहे हो, विद द ग्रेविटी। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि सर अगर मैं विद द ग्रेविटी जा रहा हूं तो जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और सर जब भी हमें कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकनी हो, जब भी हमें कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकनी होती है ना, तो हमें कोई भी u की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा u क्या हो जाएगा, 0, और v क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है सर कि जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है ना, तो उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज होती है। इसलिए तो हम ऊपर से जब कोई चीज नीचे आ जाती है वहां से हम बहुत स्लोली छोड़ते हैं, लेकिन जब नीचे आती है तो हमें चोट लग जाती है। समझ में आया? तो दैट इज द रीजन। सभी कुछ साइंस में ही देखो, हम खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, वो सब टेस्ट डिपेंड कर रहा है केमिस्ट्री पे। फिजिक्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम जो भी एक्शंस को सोच रहे हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। क्यों एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्यों? 1931 में सिविल डिसोबीडियंस हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आप मानोगे नहीं एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आप अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे एक ऐसा इंसान जिसको समाज ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, उसने हर तरीके की क्रिटिसिज्म को फेस किया। लेकिन जब वो जॉर्ज पंचम के सामने दहाड़ रहा था ना, बोल रहा था, राजा सामने खड़ा है इंग्लैंड का, और एक ऐसा इंसान जो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो लगातार बोले जा रहा है, उसको सुना जा रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट एजुकेशन, कि अगर आपकी एजुकेशन अच्छे से हो गई, आपको चीजें समझ में आ गई, देन आपका जो विजन है ना वो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। इसलिए बोलता हूं कि एजुकेशन इज द की। ये आपकी फैमिली में, आप में इतने डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। सिर्फ एजुकेशन, गांधी जी को देख लो यार, गोपाल कृष्ण गोखले को देखो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बस एजुकेशन के बिहाफ पे चीजों को इतना अच्छा कर दिया। विराज बेटा वेरी गुड मॉर्निंग, विराज वेरी गुड मॉर्निंग, आज आप बहुत लेट आए हो जी। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ध्यान रखना जी पॉजिटिव कब लेनी है, जी निगेटिव कब लेनी है। अब हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चा, प्रेशर। प्रेशर को अगर मैं डिफाइन करूं, प्रेशर जो होता है बच्चे, प्रेशर इज डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट एरिया, कि जो एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है एक एरिया में, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर कहते हैं। फोर्स को बेटा मैं थ्रस्ट भी कहता हूं, क्या कहता हूं, थ्रस्ट। व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, when you are applying a force on an area but it is perpendicular, or we can say the perpendicular force is called thrust. सपोज करो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आपकी फोर्स ऐसे लगा रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। देखो थ्रस्ट ऐसे भी लगा सकते हो आप, जैसे मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये नॉर्मल फोर्स है पर ना, जाहिर सी बात है आप थ्रस्ट, जो एक वर्ड थ्रस्ट आपके पेपर में आता है तो ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है क्या होता है बच्चे, मैं देखो जरा ऐसे, देखो दिस इज ऑल अबाउट थ्रस्ट। परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा उसको, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड, गुड मॉर्निंग वीरज प्रियंका, अच्छा मेरे को लगा विराज है,
गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाओ और बच्चे है ना। 31 मिनट्स हो गए। पढ़ाते पढ़ाते ना टाइम फील ही नहीं होता कब चला जाता है ना। ऐसा लगता है कि अभी तो स्टार्ट किया था, अभी एक ही चैप्टर हुआ है, अभी इतने सारे चैप्टर्स हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जितना आप अवेलेबल रहोगे उतना ही बताऊंगा, वरना मैं यहाँ से जाके दूसरी क्लास ले लूंगा, क्योंकि मेरी 12 बजे क्लास कहीं और है। तो आप अगर अवेलेबल रहोगे तभी हम क्लास को एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज हम एक चैप्टर करा के छोड़ देंगे। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे मेरे लिए अवेलेबल रहें। हम आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप सभी पहले बोलते हो सर क्लास करा दीजिए, फिर क्लास में ही नहीं आ रहे हो। ठीक है, अब आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, पहले थोड़ा सा मैंने प्रेशर को डिफाइन नहीं किया, सॉरी उसके लिए। जरा प्रेशर को थोड़ा बता दूं मैं। प्रेशर अच्छा क्वेश्चन है। तो ठीक है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। क्या होती है बच्चे? पास्कल होती है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो देखते हैं। सर क्वेश्चन ये आएगा, जो प्रेशर होता है मतलब कि P, वो फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन जो प्रेशर का मेन रिलेशन होता है वो होता है एरिया से। किससे होता है? एरिया से। मतलब ये, अब ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो आप ये कह सकते हो सर अगर एरिया ज्यादा है ना तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। दैट इज द मेन रीजन कि आप सोच के देखो, जो हमारे पास बैग होते हैं, बैग की जो स्ट्रिप्स होती हैं, अगर स्ट्रिप्स पतली होंगी तो प्रेशर ज्यादा लगता है, जिस वजह से हमारे ना रेसेस पड़ जाते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड मॉर्निंग हो रही है बच्चे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अब जैसे लड़कियां जो हील्स पहनती हैं, ठीक है, हील्स में क्या होता है कि हील्स जो होती हैं उसमें एरिया क्या होता है? कम होता है, तो प्रेशर ज्यादा लगता है। और जब प्रेशर ज्यादा लगता है तो वो ना कंफर्टेबल फील नहीं करती, वो ना भाग नहीं सकती। अगर उनको बोलो भाग जाओ तो भाग ही नहीं पाएंगी। वो पहले ना हील्स को हाथ में पकड़ेंगी फिर मूव करती है। बहुत बार ऐसा भी सीन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि आप अगर सिंपल सी बात कहना चाहूं, जो प्रेशर होता है वो डिपेंडेंट होता है एरिया पे। जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। इसलिए जब हम, अच्छा बताओ, ऐसा पॉसिबल होता है कि मैं खड़ा हूं और सो जाऊं? मैं कंफर्टेबल ही नहीं हो पाऊंगा, बिकॉज अभी क्या है, मैंने एरिया कम कवर किया है लेकिन प्रेशर क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। आप इसलिए कहते हो सर मैं खड़ा था ना, मैं थक गया हूं बहुत ज्यादा, मेरे से ना अब पेन हो रहा है, मेरे से बैठा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो दैट इज द मेन रीजन। तो ये कॉन्सेप्ट अब देखो, अब आपने सोचा नहीं होगा कि सर ये जो गर्ल्स हैं ये चल नहीं पा रही है, मूव नहीं कर पा रही है हील्स में। तो रीजन यही है कि जो हील्स होती है, हील्स में एरिया क्या होता है? कम होता है। और एरिया कम होता है तो वो क्या जनरेट करता है? हाई प्रेशर को जनरेट करता है। बोलो ये चीज क्लियर है? आ गया कॉन्सेप्ट? और यही रीजन है कि सर जो हमारे बैक की जो स्ट्रिप्स होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, जिससे कि ज्यादा एरिया होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। हमें बैक को पहनने में थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। जाहिर सी बात है, यही कॉन्सेप्ट है। तो चीजों को समझो। और मैं तो आपको बस यही याद करना, सर एरिया ज्यादा प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा एरिया कम, खत्म। इनवर्सली है तो इनवर्सली का मतलब ही होता है उल्टा, कि मैं तेरा दुश्मन, अगर तू इधर चलेगा तो मैं इधर चलूंगा। जाहिर सी बात है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, अगर प्रेशर इधर भागेगा तो एरिया इधर भागेगा। मतलब इनका कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। अगर तुम बढ़ जाओगे भाई तो हम घट जाएंगे, अगर तुम घट जाओगे तो हम बढ़ जाएंगे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। बाय द स्ट्रिप्स ऑफ बैग हैव लार्ज एरिया, तो क्या लिखोगे? बिकॉज द लार्ज एरिया एग्जर्ट लोअर प्रेशर, और प्रेशर कम। अच्छा, वो देखा तुमने जेसीबी के जो पहिए होते हैं वो बड़े बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि वो ज्यादा एरिया कवर करते हैं, जिस वजह से उन पे प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ये सारे एग्जांपल्स है जो आपसे पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं जल्दी से न्यूटन बाबा पे। थोड़ा सा यहां देख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा ये कहता है कि सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नहीं, जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। आप बस पॉइंट टू पॉइंट। दैट इट प्रिंसिपल स्टेट दैट द अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स क्या होता है? इसकी भी एक छोटी सी वीडियो में लेके आया हूं तुम सभी को समझाने के लिए। अच्छा, वो अपलोड नहीं किया क्या बेटा? चल रहने दे, एक छोटी सी वीडियो होगी। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? दैट स्टेट दैट अपवर्ड फोर्स एन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ये हमारे पास पानी भरा है, ये हमारे पास बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल नीचे जाएगी तो एक फोर्स तो ये लगा रही है और एक पानी फोर्स लगा रहा है, और इसी फोर्स को बोलते हैं ब्यूएनसी। क्या बोलते हैं बेटा?
अच्छा वीडियो, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, इट इज कॉल्ड ब्यूएंसी। तो क्या बोलोगे, इट स्टेट दैट द अपवर्ड फोर्स एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। मतलब सिंपल सी बात है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगी किसको, फ्लूइड को, वो उसके इक्वल होगा। और इसी को, और जो बेटा ये अपवर्ड फोर्स है ना, जो पानी एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्यूएंसी, दैट इज कॉल्ड ब्यूएंसी। इसकी तीन कंडीशन है, डेंसिटी ये दो और ये तीन। जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो अंदर चला जाएगा, डेंसिटी जब बराबर होगी तो फ्लोट करेगा, और जब डेंसिटी उससे कम होगी तो वो ऐसे फ्लोट करेगा। पानी अगर यहाँ तक है तो आधा सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हैं जो आ सकती हैं। नेक्स्ट आ जाओ जरा, थोड़ा मैं न्यूटन्स के लॉ के बारे में बता रहा हूँ। देखो इसके प्रिंसिपल देखो जरा, इसके जरा प्रिंसिपल की बात करूं मैं तो ये देखो, अ बॉल डिस्प्लेस अ शिप फ्लोट, जो शिप होता है ना हमारा जहाज, पानी का जहाज, वो इसी वजह से करता है। अ बलून फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज ऑफ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर। ठीक है, ये सब चीजें किस में यूज होती हैं, ब्यूएंसी की वजह से होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं कहाँ पे, हॉट एयर बलून में। आ सकता है क्वेश्चन, फिर कह रहा हूं मैं, सबमरीन में करते हैं। कहाँ करते हैं, सबमरीन में करते हैं। और हाइड्रोमीटर्स, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई पूछे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो क्या क्या बोलोगे आप सर, आप बोलोगे हॉट एयर बलून, सबमरीन, हॉट एयर बलून, सबमरीन और हाइड्रोमीटर। दीज आर द प्रिंसिपल, यहाँ पे हम इन चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूटन बाबा के बारे में। किसके बारे में बेटा, न्यूटन बाबा के बारे में। तो न्यूटन लॉ की अगर मैं बात करूं तो न्यूटन चाचा ने तीन लॉ दिए हैं बेटा। पहला लॉ ये है, फर्स्ट लॉ, पहले लॉ को हम इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है सुन लो जरा, इनर्शिया को अगर मैं डिफाइन करूं, सर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने स्टेट को चेंज होने से रोकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाना ही चाहता हूं, मुझे नहीं बाहर जाना। दैट इज द इनर्शिया। इनर्शिया इज ऑल अबाउट दैट कि सर अ बॉडी इन मोशन remain in motion, a body is in rest will remain at rest until or unless कि मुझे कोई आके ना बोले सर 12 बजे क्लास आपकी कहीं और भी है। समझ में आया ना। तो ये चीजें होती है कि हमें इनर्शिया इसी को बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्लियर है, अ बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सपोज करो तुम सब पढ़ते तो हो नहीं, तो तुम्हारे फादर तुम्हारी मदर तुम्हें जो मारती है ना, पिटाई करती है ना, इट इज बिकॉज ऑफ, उसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ। आप सिंपल सी लाइफ में देखो कि आप सो रहे हो तो सोना ही चाहते हो, आप जाग रहे हो तो जागना ही चाहते हो, फोन चला रहे हो पबजी खेलना चाहते हो। आपके फादर आए, उन्होंने आपके दो थप्पड़ लगाए, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। फिर आपने फोन को रख दिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं सेकंड लॉ की बात करता हूं, अगर मैं सेकंड लॉ की बात करता हूं, एक बात बताओ, ये कार बेचारी इधर से आ रही थी, ये कार इधर से जा रही थी, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, ये थोड़ा पावरफुल था, इसने इसको टक्कर मार दी। अब भैया ये हुआ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैं अगर डिफाइन करना चाहूं व्हाट इज सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और जो विराट कोहली होता है ना, जब कैच लेता है तो कैच वो यहां नहीं लेता है, कैच वो यहां पे लेता है, हाथों का मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से मोमेंटम मतलब जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। बोलो क्लियर है या नहीं है। थर्ड लॉ ये भैया कि सर मेरा दोस्त था, मैंने उसे 10 रुपए दिए, उसने मुझे भी 10 रुपए दे दिए, मतलब ये जैसे के साथ तैसा। मतलब आप मेरे से अगर हाथ मिलाओगे तो हम आपसे हाथ मिला लेंगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बोलो क्लियर है या नहीं है। ये तीनों लॉज लिखे हैं, जिस बच्चे को नहीं आते हैं मैं फिर कह रहा हूं इसका डेरिवेशन करके जाना इंपॉर्टेंट है। नोट, मोमेंटम का डेरिवेशन करके जाना, मैं फिर कह रहा हूं मोमेंटम का डेरिवेशन करके ही जाना। देखो ये हो गया फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और ये थर्ड लॉ। अगर आपको लिखना है तो लिख लो, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब जरा सुनो बेटा, बायो के जो चैप्टर्स हैं, सेल्स, टिश्यू, हमारे डिफेंस ऑफिसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पे पढ़े हैं, तो आप सभी वहां से देख सकते हो ना। सेल्स मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, अच्छे लेवल से, एक्सट्रीम लेवल से। फिर मैंने साउंड, साउंड भी करा रखा है अच्छे लेवल से, साउंड का चैप्टर मैंने अच्छे लेवल से करा रखा है, तो आप वहां जाके देख सकते हो।
तो सेल हो गया, साउंड हो गया, सेल, साउंड, टिश्यू, ये सभी चैप्टर हमने अपने चैनल पे पढ़े हुए हैं। तो एक साथ में मैं एक साथ चैप्टर नहीं करा सकता क्योंकि मेरे पास अभी उतना टाइम है नहीं। तो आप ये 3 चैप्टर्स 2x की स्पीड में क्लास में जाके देख सकते हैं। साउंड से मैकेनिकल वेव्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं फिर कह रहा हूं चिल्ला के। वाई साउंड्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, वाई साउंड्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। टिश्यू में एपिकल, थोड़ा ऊपर से बता दे रहा हूँ, देखो देर आर जनरली, अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करूँ, प्लांट देर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, वन इज मेरिस्टेमेटिक, अनदर इज परमानेंट। वन इज मेरिस्टेमेटिक एंड अनदर इज परमानेंट टिश्यू। अगर मैं बेटा बात करूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, सपोज करो अभी आप छोटे हो, ठीक है, अभी आप 9th क्लास में हो, तो अभी आपकी जो टिश्यूज है वो कैसे हैं, ग्रोइंग टिश्यूज हैं। कैसे हैं बेटा, ग्रोइंग टिश्यूज बोल सकते हो इनको। और क्या कहोगे आप, और सर आप इनको डिवाइडिंग टिश्यू बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, ग्रोइंग टिश्यू हो गया हमारे पास, डिवाइडिंग टिश्यू हो गया हमारे पास। तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब और अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो आपको पता होना चाहिए 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, और जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसे याद करना है। सेकेंड इज इंटरकैलरी एंड द थर्ड वन इज लेटरल। तो अगर मैं बात करूँ ये कहाँ पे होता है बेटा, ये प्रेजेंस होता है ग्रोइंग टिप्स पे, ग्रोइंग की जो स्टेम्स, जो प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट होता है ना, वहाँ पे होता है बेटा। इंटर कैलरी होता है बेटा इंटर नोड ऑफ द लीव्स। कहाँ होता है, ये सेम आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। अगर आपसे पूछता है कि वेयर इज इंटर कैलरी लोकेटेड, तो लिखना है इंटर नोड्स पे होते हैं बेटा। लेटरल कहाँ होते हैं, गर्थ पे। ये 3 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से हो गए। अब बेटा ये बताओ परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू बहुत सिंपल है सर, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर अनेबल टू डिवाइड दे बिकम परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड नहीं होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अगर मैं सिंपल की बात करूं, स्क्लेरिन कायमा हो गया, पेरिन कायमा हो गया, एरिन कायमा हो गया, क्लोरिन कायमा हो गया, है ना, कॉलिन कायमा हो गया। 3 ही होते हैं, लेकिन एक के 2 पार्ट होते हैं। तो पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, बाकी सब डेड है, ध्यान रखना। स्क्लेरेन्काइमा का जो यूज होता है वो होता है हस्क ऑफ